हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम एक वेरी इंटरेस्टिंग टूल, एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नेम्ड एज पीओएसी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। बच्चों, इस पीओएसी को समझने से पहले थोड़ा सा बता दूं अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। अभी हमने 2-3 लेक्चर पहले लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा, आफ्टर दैट यील्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा, परसेंटेज यील्ड, आफ्टर दैट परसेंटेज प्योरिटी। मिलावट का जमाना है तो परसेंटेज प्योरिटी कितना प्योर है वो निकालना हमने सीखा। इज इट क्लियर? तो बच्चों, आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं दैट इज पीओएसी। आइए समझते हैं। बच्चों, पीओएसी क्या है? पीओएसी इज नथिंग बट इट्स जस्ट अ टेक्निक और अ टूल। इस टूल की हेल्प से आपके जो प्रॉब्लम्स अभी तक हम कर रहे थे वो 10 लाइन अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी सिंगल लाइन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स काफ़ी शॉर्ट होने जा रही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है, इसको हम समझेंगे। इसके अदर बेनिफिट अगर मैं आपको बताऊं, कभी आपसे इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है और या आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना चाहते हैं, इन दैट केस ऑल्सो आपकी ये टेक्निक काम आने वाली है। ऐसा क्यों, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन पीओएसी इंक्लूड कर लेता है बैलेंसिंग को। बैलेंसिंग को अपने अंदर ही इंक्लूड कर लेता है। कैसे हम ये बोल पा रहे हैं हम समझेंगे जस्ट नाउ। आइए समझते हैं। बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को हम समझाते हैं। समझाने से पहले मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ कि यहाँ पे नोट करके स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। वो स्टेटमेंट क्या है सुनिए। आइए स्टेटमेंट देखिए। सिंस ड्यूरिंग, समझने की कोशिश कीजिएगा, सिंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन the number of atoms remains conserved so their moles also, so their number of moles या ऐसे लिख लीजिए डायरेक्टली, सो देयर मोल्स ऑल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड। काफी बच्चों को तो ये स्टेटमेंट समझ में आ चुकी होगी, जितना को नहीं समझ में आए बाकी लोग समझने की कोशिश कीजिए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन एन यानी फॉर्मूला क्या होगा? C4H क्या होगा? 4 2 जा 8 + 2 10। देखिए इसका आपने क्या करवाया, लेट अस सपोज कंबस्टन करवाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या O2 से रिएक्ट करवाया, तो आपका क्या निकलने वाला है? एक CO2 गैस निकलने वाली है प्लस एक H2O निकलने वाला है। लिक्विड होगा या गैस होगी कैसे पता चलेगा आपको? डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है? डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। ब्यूटेन का लिक्विड होगा, गैस होगा, ये सारी बातें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पेज पलटिएगा और खुद ही यहाँ पे लिखने की कोशिश कीजिएगा। आइए समझते हैं। ये ब्यूटेन का एक एग्जाम्पल लिया है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कार्बन के एटम्स कितने हैं? एक बात बताइए। चलिए सबसे पहला काम इनको बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग देखिए, बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब क्या है? एटम्स को हम कंजर्व करने जा रहे हैं, इंप्लाइज कंजर्विंग एटम्स, यानी एटम्स को हम क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं, यानी जितने इधर होने चाहिए उतने ही तो वहां भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 1, यानी ये बैलेंस नहीं है, तो मुझे क्या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डेफिनेटली 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन मेरे 10 है एंड यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो क्या मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं? 5 2 जा 10 हाइड्रोजन हो गई। अब बच्चों ऑक्सीजन की बात करें तो 4 दूना 8 एंड 5 8 5 क्या हो गया? 8 5 13। आइए तो 13, तो ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया आपका 13/2। इज इट राइट? बैलेंस है इक्वेशन। देख लीजिए ये 13 ऑक्सीजन वहां क्रॉस चेक कीजिए, 4 दूना 8 प्लस 5। इज इट क्लियर? बैलेंस है। बहुत अच्छी बात है। आइए अब मैं इसी चीज को क्या लिखने जा रहा हूं। देखिए 4 एटम कार्बन के यहाँ पे हैं एंड 4 एटम कार्बन के यहाँ पे हैं। लिखिए 4 एटम्स, 4 कार्बन
या डायरेक्ट लिखिए ऐसे, 4 कार्बन एटम्स यहाँ हैं, एंड यहाँ भी क्या है, यहाँ की अगर मैं बात करूँ यहाँ भी 4 कार्बन एटम्स हैं, यानी कंजर्व्ड है। बैलेंस किया है, तो बैलेंस का मतलब भी कंजर्व करवाया है आपने। इज इट क्लियर? 4 कार्बन एटम्स और इस यहाँ पे भी क्या है, 4 कार्बन एटम्स। बच्चों इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर 4 कार्बन एटम यहाँ है तो 4 कार्बन एटम है यहाँ है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 मोल्स क्या कार्बन, 4 मोल्स कार्बन एटम लिख सकता हूँ या नहीं, 4 मोल्स कार्बन एटम। और यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ, नहीं 4 मोल्स कार्बन एटम। बच्चों ये क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कहा अगर यहाँ 4 होंगे तो यहाँ 4 होंगे, अगर यहाँ 4000 होंगे तो यहाँ भी 4000 होना पड़ेगा। कंजर्वेशन, कंजर्व करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अगर यहाँ समझ में आ चुका है तो वही मोल्स कितना होता है, 6.023 × 10⁻23। अगर ये 4 कार्बन एटम है तो वहाँ भी 4, अगर ये 4 मोल्स यहाँ कार्बन है तो यहाँ भी 4 मोल्स। मोल्स का मतलब क्या होता है, 6.0323 × 10⁻23, यानी 4 इंटू डॉट डॉट 4 इंटू कितने यहाँ होंगे, कितने यहाँ होंगे। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 10 हाइड्रोजन एटम है, वहाँ भी 10 हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं 10 हाइड्रोजन एटम यहाँ तो 10 हाइड्रोजन एटम वहाँ। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 4 अगर मोल्स हाइड्रोजन एटम होंगे, सॉरी 10 मोल्स हाइड्रोजन एटम अगर इधर होंगे तो वहाँ भी कितना होना पड़ेगा, 10 मोल्स हाइड्रोजन एटम अगर यहाँ होंगे तो वहाँ भी कितना होना पड़ेगा, 10 मोल्स हाइड्रोजन एटम। इज इट क्लियर? सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 13 ऑक्सीजन एटम है। तो मैं अगर इसको यहाँ मोल शब्द ला रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 13 मोल्स लिख दिया, 13 मोल्स ऑक्सीजन एटम अगर मैंने लिखा, तो डेफिनेटली मुझे भी यहाँ यूनिट लगानी पड़ेगी, 13 मोल्स क्या है, ऑक्सीजन एटम। बच्चों इतनी बात समझ में आई, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सी ऐसी बात हो गई, जैसे 1 बराबर 1 लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर 1 जूल लिख सकते हैं डेफिनेटली, एंड 1000 जूल बराबर 1000 जूल भी लिख सकते हैं, और 1000 को क्या लिख सकते हैं, के 1000, के किसको डिनोट करता है, 1000 को। तो 1 जूल बराबर 1 जूल, या 1 के जूल बराबर 1 के जूल। तो ये क्या है, एक नंबर है सिर्फ, 1 के जूल, 10 के मान लीजिए, यानी एक बड़े से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 10 इंटू बड़ा सा नंबर, इतने हाइड्रोजन एटम यहाँ है, तो यहाँ भी 10 बड़ा सा नंबर हाइड्रोजन एटम यहाँ भी होने पड़ेंगे। क्यों, कंजर्वेशन, कंजर्व करना है, कांस्टेंट रहने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो यही है पीओएसी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब इसके बेनिफिट आप देखेंगे आप चौंक जाएंगे, आपके बड़े बड़े क्वेश्चन एक सिंगल लाइन्स में सॉल्व हो जाएंगे। जहाँ पे आपसे बैलेंसिंग का मन नहीं कर रहा है या कॉम्प्लिकेटेड बैलेंसिंग है, वहाँ अगेन एक लाइन में इस मेथड से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एक अब आपको फील कराने की कोशिश करता हूँ, क्या जो हम ये करने जा रहे हैं वो रियल में सही भी है या नहीं। पहले हम उसे पीओएसी अप्लाई करना सीखेंगे और फिर देखेंगे वो जो पीओएसी के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन लिखी वो सही भी है या नहीं, यानी हम उसे रियलाइज करने की कोशिश करेंगे, हम उसे एनालाइज करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या है, एनालिसिस ऑफ पीओ। क्या है हेडिंग, मैं यही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, हेडिंग डाल रहा हूँ एनालिसिस ऑफ पीओएसी। एनालिसिस ऑफ पीओएसी में सबसे पहले हम पीओएसी लगाना सीखेंगे। इज इट क्लियर? तो ये मेरे पास लेटर सपोज इक्वेशन है, इसको मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं ये थोड़ा देर के लिए गायब कर दूं, क्योंकि मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, तो मुझे अब देखिए इसमें एक ध्यान पीओएसी अप्लाई करने वक्त एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है, जब आप पीओएसी अप्लाई करेंगे तो इसके आगे जो भी कोएफिशिएंट होगा 5, 13/2, 4, 5, इनको आपको ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? अगर ये आप जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 17C4H10, आपको इसे इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है। बैलेंसिंग के टाइम पे कोफिशिएंट को भूल जाना है, क्योंकि ये एक प्रकार से अगर आपने कोफिशिएंट लिख दिया यानी आपने कोशिश की है बैलेंस करने की, आपको उस पीओएसी में तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? नोट करके लिखवा दूंगा या आप लोग लिख लीजिए, नोट करके लिखिए क्या, while applying POAC don't consider stoichiometric coefficient, कोफिशिएंट्स को आपको कंसीडर नहीं करना है। आइए पहले अप्लाई करना सीखते हैं
आइए POAC लगा रहे हैं हम, POAC फॉर, पहले कार्बन एटम के लिए लगा रहे हैं। आइए कैसे लगाते हैं सीखिएगा। इसके लिए लगा रहे हैं बिल्कुल, तो कार्बन के कितने हैं 4, तो क्या लिखना है आपको 4 इंटू क्या है ये मोल्स ऑफ C4H10 यानी ब्यूटेन, 4 इंटू मोल्स ऑफ C4H10, दैट्स ऑल, इतना ही लिखना है। अब यहाँ देखिए कार्बन किस में है, इसमें है। यहाँ लिखिए कार्बन कितने हैं 1 है, तो 1 इंटू, इसको ध्यान मत देना 4 को, फिर से बोल रहा हूँ गलती कर दोगे, तो क्या लिखना है 1 इंटू क्या मोल्स ऑफ CO2, दैट्स ऑल। अगर आपने ये इक्वेशन से, अभी हम देखेंगे कैसे एक लाइन से आपके एग्जांपल सॉल्व हो रहे। ये था POAC लगाने का तरीका। अब आप बताइए नेक्स्ट लगाने जा रहे हैं हम POAC फॉर, किस में लगा रहे हैं, चलिए हाइड्रोजन में लगाते हैं। सारे एटम्स में आप लगा सकते हैं। POAC क्या है, कंजर्वेशन है, तो कंजर्वेशन क्या किसी भी एटम में आप लगा सकते हैं। आइए देखिए, आइए हाइड्रोजन में लगा रहे हैं। हाइड्रोजन कितने हैं 10 लिखिए इंटू जिसमें प्रेजेंट है हाइड्रोजन वो लिखिए। ब्यूटेन में प्रेजेंट है तो मोल्स ऑफ ब्यूटेन C4H10। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के लिए लगाया, हाइड्रोजन इसमें है, तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 इंटू मोल्स ऑफ किसमें, मोल्स ऑफ H2O, दैट्स ऑल। अगर आपने ये लगाना सीख लिया तो आपको अभी न्यूमेरिकल में मज़ा आने वाला है। सिमिलरली POAC फॉर किसके लिए लगाने जा रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए लगाने जा रहे हैं। आइए ऑक्सीजन 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, दैट्स ऑल। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, इक्वल्स टू यहाँ और ऑक्सीजन के लिए लगा रहे हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए लगा रहे हैं तो लगाइए, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 प्लस, क्योंकि आपका ऑक्सीजन इसमें भी है प्लस, तो ये भूलना मत, प्लस ऑक्सीजन के लिए लगा रहे हैं 1 इंटू मोल्स ऑफ H2O। अगर आपको ये लगाना आ गया तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी सिंप्लीफाई। आइए बच्चों एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि ये जो हमने लिखी इक्वेशन ये सही भी है, ये हमारी मेथड जो हम अभी तक जो सीखा हमने, जो कॉन्सेप्ट सीखे, क्या उनके अलाइन है, उनको ध्यान में रखते हुए है या कुछ भी है। आइए यानी हम फील करने जा रहे हैं ये मेथड की क्या। आइए यहाँ पे हेडिंग डालिए एनालिसिस। हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब मैंने एक पहली इक्वेशन लिखी, ये क्या ये सही लिखी है, चेक करते हैं। अगर ये इक्वेशन बैलेंस होती, तो क्या होता, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 13/2 होता, यहाँ पे 4 होता एंड यहाँ पे 5 होता। ये बैलेंस ही तो करी थी हमने थोड़ा देर पहले। जब ये अप्लाई करना है तो इनको ध्यान मत दो यार, रबी कर दो इनको, बात समझ में आ रही है। अब ये सही भी है, यानी हमें बैलेंस इक्वेशन से चेक करना पड़ेगा सही है या नहीं। तो एक काम करते हैं, बैलेंस इक्वेशन यही लिख दूं क्या, या चलिए ये भी तो बैलेंस है, यहीं से कंसीडर करते हैं। आइए क्या लिखा है 4 इंटू मोल्स ऑफ C4H10। मोल्स ऑफ C4H10 कितने हैं, C4H10 के मोल्स 1, 4 इंटू 1 4 आया, 4 इंटू 1 4 आया, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रेड कलर से, 4 इंटू 1 4 आया, इक्वल्स टू 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2 के मोल्स कितने हैं 4, तो यानी 1 इंटू 4, हाँ 4 बराबर 4, बिल्कुल सही है। अरे वाह, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, काफ़ी बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। आइए मैं दोबारा लिखता हूँ ये बैलेंस इक्वेशन को, C4H10 प्लस 13/2 O2 gives you 4 CO2 plus 5 H2O। आइए समझिए बच्चों, जब आपने ये अप्लाई किया था उस समय आपको ये कोफिशिएंट ध्यान देने की जरूरत नहीं है, या इनको रब ही कर लीजिए ताकि मिस्टेक ना करें आप जल्दीबाजी में। मैंने रब ही कर दिए, दैट्स ऑल, बात समझ में आ गई, मैंने रब कर दिए। अब लिख सकते थे 4 इंटू मोल्स ऑफ C4H10,
1 इंटू मोल्स ऑफ CO2, 1 आगे कार्बन के एटम कितने 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। तो अब इस इक्वेशन को देख के आपने ये लिखी। अब ये सही है नहीं है, तो ये चेक करने के लिए हमने सबसे पहला काम इसको बैलेंस किया। इज इट क्लियर? अब देखते हैं, आइए पहली इक्वेशन में मैं अप्लाई करता हूँ 4 इंटू मोल्स ऑफ C4H10। 4 इंटू पहली इक्वेशन से देखिए, पहली इक्वेशन से 4 इंटू मोल्स ऑफ C4H10 1 बराबर 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2, 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2 4। अरे वाह, 4 बराबर 4, पहली तो सही है। यानी जो चीज बैलेंस इक्वेशन से आता वो POAC से भी आ रहा है, यानी ये जो मेथड हम सीख रहे हैं सही है। दूसरी बात, 10 मोल्स ऑफ C4H10, 10 इंटू मोल्स ऑफ C4H10, दूसरे के लिए लिख रहे हैं 10 इंटू मोल्स ऑफ C4H10। इसके मोल्स कितने हैं, आगे से 1 दिख रहा है यानी 1 है, इक्वल्स टू 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O, 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O 5। अरे वाह, 5 दूना 10, 10 बराबर 10। अरे वाह, जो POAC हमने यहाँ लगाया उससे और इससे आंसर सेम आ रहा, यानी दोनों मेथड सही है। बात समझ में आ रही है? यानी हमने यहाँ देखिए बैलेंस भी नहीं किया था, तब भी हमने इक्वेशन लिखी, तब भी सॉल्व करा, आंसर सेम आ रहा है जो हमारा बैलेंस करके सॉल्व करते तब आता। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सिमिलरली 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 की कितने मोल्स हैं 13/2, 13/2, बहुत अच्छी बात है, इक्वल्स टू 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2, 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 यानी 4 प्लस 1 इंटू मोल्स ऑफ H2O, 1 इंटू मोल्स ऑफ H2O 5। सॉल्व कीजिए बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल, 4 दूना 8 प्लस 5 13, 13 बराबर 13। अरे वाह, जो मैं POAC से निकाल रहा हूँ वही मेरा बैलेंस इक्वेशन से भी आ रहा है। आज तक हमें यहाँ बैलेंस इक्वेशन की हेल्प से करते थे, अब एक नया टूल हमने सीख लिया। नेक्स्ट अब हम इसको भी यूज़ किया करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स में। क्या कुछ हवा लगी? श्योर, करें प्रॉब्लम, प्रैक्टिस करें। चलिए इतना नोट कीजिए। ओके बच्चों, यहाँ पे आपके POAC के बेनिफिट क्या हैं जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपके नोट करके लिखवा दिया है मैंने। नंबर 1 बेनिफिट, यूजफुल व्हेन नॉट एबल टू बैलेंस और डोंट वांट टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। अदर बेनिफिट, कन्वर्ट्स 10 लाइन क्वेश्चन टू 1 लाइन क्वेश्चन, यानी प्रॉब्लम आपकी आसान कर देता है। इज इट क्लियर? एक नोट करके पॉइंट लिखवा देता हूं बच्चों आप लोगों को, वैसे बता चुका हूं। डू नॉट consider stoichiometry coefficients while applying POAC, चलिए इसके आगे बढ़ने से पहले, एक एग्जांपल करने से पहले इतना नोट कीजिए। आपसे बोला जा रहा है बच्चों, what amount of CO2 gas is produced when क्या, ब्यूटेन, अभी हमने ब्यूटेन का एग्जांपल लिया था, when डॉट अमाउंट ऑफ ब्यूटेन, कितना अमाउंट अभी बताऊंगा, when इतना ग्राम ब्यूटेन इज यूज्ड। बात समझ में आ रही है? कुछ ग्राम ब्यूटेन आपने यूज किया, उससे पूछा जा रहा है CO2 कितनी बनेगी। तो सबसे पहले मोलर मास बता दीजिए ब्यूटेन का, आपको बता देते हैं मोलर मास ब्यूटेन का, जो कि क्या होता है C ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, C4H10। कार्बन कितना होता है बच्चों 12, 12 2 या 24, 12 3 या 36, 12 4 जा 48, 48 प्लस 10 यानी 58। कितना होता है 58। आपको दिया है बच्चों 116 ग्राम ब्यूटेन आपने यूज की है। आइए इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे। देखिए, एक मेथड आप जानते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से, सेकंड जो अभी हमने सीखा POAC। आइए मैं बताने जा रहा हूं आपको ये प्रॉब्लम POAC की हेल्प से। ब्यूटेन का आपने क्या करा है, व्हेन इतना ग्राम ब्यूटेन इज बर्न लिखिए, इज बर्न। देखिए बर्न मतलब जलाया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी ब्यूटेन आपका होता है C4H
10, इसको 1 क्या है यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या 1 निकलेगा, CO2 गैस निकलेगी, प्लस क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, लिक्विड या गैस फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। आइए समझिए पीओएसी अप्लाई कर रहे हैं। पहला, मेरा इसको बैलेंस करने का मन नहीं है, देयरफॉर मैं अप्लाई करने जा रहा हूं पीओएसी। किसके लिए अप्लाई कर रहा हूं, पीओएसी फॉर, प्लीज मेंटेन द साइलेंस इन द क्लास। आइए देखिए, पीओएसी फॉर कार्बन, यहां पे कार्बन 4 हैं तो आपको कैसे लिखना है, 4 इंटू मोल्स ऑफ ब्यूटेन, मोल्स ऑफ ब्यूटेन मतलब C4H10 इक्वल्स टू कार्बन यहां पे कितने हैं, 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2, ये है आपका CO2। आइए समझिए, अब देखिए मोल्स ऑफ आपसे पूछा जा रहा है कितनी CO2 गैस बनेगी। आइए 4 इंटू मोल्स ऑफ C4H10, इसका वेट कितना दिया है, 116 ग्राम। मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना होता है 58, यानी क्या हो गया, ट्वाइस चला गया, सही है। 2 8 जा 16, ओके, 2 5 10 11, 4 2 जा 8, ये क्या आ गया 1 इंटू मोल्स, यानी मोल्स ऑफ CO2 बच्चों आपके निकल गए, कितना है 4 2 जा 8, यहां से क्या निकला बच्चों आपका मोल्स, जो कि N से दिखाते हो, CO2 के कितने आए 8 मोल्स। बच्चों मोल्स को मास में कन्वर्ट करना कौन सा मुश्किल काम है, तो वेट ऑफ CO2 कितना आ गया बच्चों, वेरी इजी, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है ऑक्सीजन 16, 16 दूना 32, 32 प्लस 12 कितना हो गया 34, 44, यानी 8 इंटू 44 कीजिए, कितना आ गया, सॉल्व कीजिए, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, क्रॉस चेक कर लीजिए, इतना ग्राम आपका आंसर आ चुका है। क्या मेथड टफ थी। अब बच्चे कहेंगे सर आपने तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगी कहा, यहाँ तो 2 लाइन लग गई हैं। बच्चों एक बात सुनिए, ये तो मैं आपको समझाने के लिए सिस्टमैटिक वे में लिख रहा हूँ, वरना मैं क्या करता, सीधे इक्वेशन क्वेश्चन में दी होती, डायरेक्ट ये लिखता 4 इंटू मोल्स ऑफ C4H10 लिखना है 116 बट्टे ये करता इक्वल टू ये करता, सीधे मोल्स आते मल्टीप्लाई बाय 44, एक लाइन में आपका सॉल्यूशन आ जाता। अभी आप देखेंगे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को जब हम करेंगे इस सिंपल मेथड से। इज इट क्लियर, श्योर, चलिए नोट। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेबिलिटी देखने जा रहे हैं पीओएसी की। दैट मींस आपका पीओएसी कहाँ एप्लीकेबल है और कहाँ नहीं, हम वो देखने जा रहे हैं। तो आपका पीओएसी कहाँ एप्लीकेबल है कहाँ नहीं, आपका पीओएसी वहां एप्लीकेबल नहीं है जहां पे आपका एक एटम 2 एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी 2 कंपाउंड में प्रेजेंट है। मींस यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट समझने की कोशिश कीजिएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीओएसी क्या है, एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी ये है व्हेन इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हेन इंफॉर्मेशन आस्क्ड इन द क्वेश्चन बोथ हैव कॉमन एटम, नंबर 1, एंड दैट एटम शुड नॉट बी प्रेजेंट या डिस्ट्रीब्यूटेड इन अदर कंपाउंड। क्या मतलब है समझिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की, यहां से नाइट्रोजन के साथ ये कुछ रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन, इसने नाइट्रोजन का एक कंपाउंड बनाया, तो ठीक है यहां भी एक ही कंपाउंड में नाइट्रोजन है, यहां भी एक कंपाउंड में नाइट्रोजन है। अब ये 4NO, ये NO जो है यूज हुआ, इसने फिर नाइट्रोजन का एक कंपाउंड बनाया NO2, इस NO2 ने वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन का एक NO बनाया और नाइट्रोजन का एक HNO3, यहां भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहां भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। मींस नाइट्रोजन आपका क्या हो गया, ये नाइट्रोजन डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 कंपाउंड में, ऐसी जगह जहां आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिस भी एटम की आप बात कर रहे हैं, जिस पे भी आप पीओएसी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर एटम डिस्ट्रीब्यूट हो गया यानी वो एटम 2 जगह या 2 से ज्यादा जगह, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड में प्रेजेंट है, वहां आप पीओएसी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड या प्रेजेंट का मतलब आप समझ चुके होंगे। अब इस स्टेटमेंट को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों एप्लीकेबल नहीं है। रीजन ये है सिर्फ एक लाइन कि आपका क्या है, आपका एटम्स कंजर्व नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब समझिएगा, तो यहां पे तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा लिख देता हूं, कांट अप्लाई पीओएसी, यहां पे लिख देता हूं, चलिए कांट अप्लाई क्या, पीओएसी, नहीं अप्लाई कर सकते पीओएसी, यानी हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा फिर, नॉर्मल मेथड से। तो नॉर्मल मेथड से चलिए देख लेते हैं इसको। आइए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है।
एग्जाम्पल 55 देख रहे हैं, पूछा जा रहा है कैलकुलेट मास ऑफ NH3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1260 ग्राम HNO3। 1260 ग्राम HNO3 बनाने के लिए NH3 की कितनी अमाउंट की जरूरत होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, POAC नहीं लगा सकते हैं, तो आइए कैसे डील करेंगे। पहला काम बैलेंस है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो मुझे तो ये बैलेंस दिखाई दे रही है, ओके। अब देखिए 1260 ग्राम HNO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास से डिवाइड कीजिए, मोल्स आ जाएंगे। कितने आएंगे HNO3 48 प्लस 14 प्लस 1 63। तो 63 से अगर आप डिवाइड करते हैं 6 2 12 3 2 6 20, तो आप 1260 ग्राम HNO3 बोलिए या 20 मोल्स बोल दीजिए, या बोल दीजिए 20 मोल्स HNO3। बात एक ही है, कैसे आया, डिवाइड कर दिया, इसके मोलर मास से मोल्स निकल गए। तो मैं इसको 1260 ग्राम HNO3 बोलूं या 20 मोल्स HNO3 बोलूं, बात एक ही है। इज इट क्लियर। अब देखिए ये हैं आपके 20 मोल्स, ये हैं आपके 20 मोल्स। अब एक बात सुनिए, अगर यहाँ पे ये जब 2 हैं तो ये 3 है, ये जब 1 होगा तो ये 1.5 गुना होगा, इतना तो समझ में आता है। तो ये जब 20 हैं तो ये 1.5 गुना, 20 का 1.5 गुना कितना हो गया 30, यानी ये 30 मोल्स रहे होंगे। बात समझ में आएंगे। एनो ये 30 मोल्स रहे होंगे। इज इट क्लियर। ये 30 मोल्स रहे होंगे। अब एक बात सुनिए, ये 30 मोल्स यहाँ NO और N को देखिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यानी ये अमाउंट जितना होगा वही अमाउंट ये भी होगा, यानी 30 मोल्स यहाँ से आए होंगे। ये 30 मोल्स होंगे तो डेफिनेटली ये भी 30 मोल्स रहे होंगे। बात समझ में आ रही है। ये 30 मोल्स रहे होंगे तो ये भी 30 मोल्स रहे होंगे, ये 30 मोल्स रहे होंगे, 4 4 है, यानी अगर 1 होगा ये 1, ये 30 मोल्स होंगे तो ये भी 30 मोल्स होंगे, यानी आपको समझ में आ चुका है आपका जो NH3 के मोल्स हैं वो 30 मोल्स हैं। अब आपको मोलर मास निकालना है NH3 का, तो कौन सी बड़ी बात, सॉरी मास निकालना है NH3 का, तो मास निकालने के लिए क्या कर दोगे, इसके मोलर मास NH3 नाइट्रोजन 14 15 16 17 17 3 जा 51 510 ग्राम। क्या आपको समझ में आया। तो बच्चों कुछ नहीं था क्वेश्चन में, POAC नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या ऐसे करेंगे, सिंपल बैलेंस करके जैसे अभी तक करते थे वही लॉजिक लगाया और आंसर आ गया। इज इट क्लियर। आइए दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल 54, यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है, तो पहले से उससे पहले इसको डील करने से पहले एक बात बता दूं, हो क्या रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हो ऐसा रहा अमोनिया से कुछ प्रोडक्ट बने, वो प्रोडक्ट दोबारा यूज हो रहे हैं, फिर रीड कर रहे हैं कुछ नया प्रोडक्ट, वो नया प्रोडक्ट फिर यूज हो रहा है, यानी रीयूज प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहा है, फिर प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट बन रहा टू फॉर्म अदर प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन को हम सीरीज या सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब A से बना B प्लस C, अब वो B फिर B से क्या बन रहा है C प्लस D, अब D फिर से यूज किया, D से बन रहा है E प्लस F, फाइनल आपको F मिल गया। तो ऐसी रिएक्शन को सीरीज एंड सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। इज इट क्लियर व्हाट इज योर सीरीज एंड सीक्वेंशियल। अभी तो आप बस POAC कॉन्सेप्ट लगाना सीखिए। आइए दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, तो बताइए आंसर। चलिए क्वेश्चन बताता हूं। बोला जा रहा है कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 फ्रॉम 12 ग्राम FeH2। 12 ग्राम FeH2 आपने लिया तो H2SO4 कितना बनेगा ये पूछ रहा। दो मेथड है, क्या हम POAC लगा सकते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन FeH2 के बारे में है, इंफॉर्मेशन आर्ज इन द क्वेश्चन H2SO4, दोनों में कॉमन आइटम सल्फर है, तो हम POAC लगाने जा रहे हैं सल्फर के लिए। तो हम लगाएंगे POAC फॉर सल्फर के लिए। आइए देखिए, आइए क्या लिख सकते हैं सल्फर के लिए 1 इंटू H2SO4 क्या लिख सकते हैं। देखिए 1 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4 लिख सकते हैं बिल्कुल, इक्वल्स टू सल्फर के लिए लगा रहे हैं तो सीधे यहाँ पे आइए, सल्फर के लिए लगा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सल्फर के 2 हैं, 2 इंटू मोल्स ऑफ FeH2, मोल्स ऑफ FeH2। आइए देखते हैं 2 इंटू मोल्स ऑफ FeH2 मास अपॉन मोलर मास, इसका मास दिया हुआ है 12 ग्राम और मोलर मास यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है इसका 120 ग्राम। तो मुझे लग रहा है 1/10,
यानी 0.2, और यहाँ आ गया मोल्स ऑफ H2SO4, क्या निकल के आ गया 0.2 मोल्स निकल के आ गए। और अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मास वेट में कन्वर्ट करना है H2SO4 के, तो H2SO4 कितना होता है, आई थिंक 98, तो 0.2 इंटू 98 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 16, 9 2 18, यानी 19.6 ग्राम। क्या आपको पूरी कहानी समझ में आई? तो एक लाइन देखिए, वरना आपको ये बैलेंस 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 और यहाँ से यहाँ लिंक कर दिया पीओएसी में। कितना हेल्पफुल है आपका पीओएसी, बात समझ में आ रही है? तो आज से आपने एक नई मेथड सीखी पीओएसी। कोशिश कीजिएगा आप दोनों से प्रैक्टिस कीजिएगा, दोनों से, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जब आपको दोनों मेथड बड़ा आसान लगे लगाना, उसके बाद जिससे आपका मन करे आप वो लगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी मेथड मैं रिकमेंड करता हूँ, कहीं पे पीओएसी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, कहीं पे ये मेथड भी प्रॉब्लम कर जाती है, लेकिन बहुत कम प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रही है? चलिए बच्चों, तो यहीं पे आज के लेक्चर को विराम देते हैं। कल मिलते हैं विद नेक्स्ट टॉपिक विद न्यू एनर्जी। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।